हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने इसी यूट्यूब चैनल रोजगार विद प्रीतम में। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में मुगलों का आगमन। भारत में मुगल किस तरीके से आए और उनके आने की मंशा क्या थी, उनको आने का रास्ता भारत में किसने दिखाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बाबर से लेकर के और उत्तर मुगल काल में जो बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति तक चले हैं, हम सभी के बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो भारत आया और भारत में उसने मुगल वंश की स्थापना की। उससे लेकर के कई विभिन्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, उस तरीके से हम सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और मुगल जो वंश है उसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, आइए मेरे प्यारे दोस्तों समझते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल वंश के बारे में। ये जो मुगल वंश है, ये मुगल वंश, इसको हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक मुगल वंश और एक उत्तर मुगल वंश। ये मुगल वंश और उत्तर मुगल वंश में हम थोड़ा सा अंतर देखेंगे, क्योंकि मुगल वंश में हम पढ़ेंगे बाबर से लेकर के औरंगजेब तक, और उत्तर मुगल काल में पढ़ेंगे औरंगजेब के बाद में जो राजा आए हैं उनके बारे में। तो मुगल वंश में मैं 1526 से लेकर 1707 तक हम बात करेंगे, और उत्तर मुगल काल में 1707 से लेकर 1857 की क्रांति तक। यानी दो पार्टों में हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि 1526 से लेकर के 1707 तक, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, इसमें प्रभावी राजा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद में छोटे मोटे राजा आए हैं, उनको हम उसी समय, भारत में अंग्रेज भी हैं तो उनको हम उत्तर मुगल काल में पढ़ेंगे। तो मुगल वंश में जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे वो है बाबर। ये जो बाबर है, इसका वास्तविक नाम, मूल रूप से इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम है। इसको बाबर के नाम से जानते हैं। ये इसके बारे में हम बात करें, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483 को। 14 फरवरी 1483 को ये जन्म स्थान पूछे कहाँ पर हुआ, तो एक जगह है फरगना। ये जो फरगना है उस समय अफगानिस्तान में पड़ती थी, लेकिन वर्तमान में प्यारे दोस्तों ये उज्बेकिस्तान में पड़ता है। पूछता है कि जिस स्थान पर बाबर का जन्म हुआ वो फरगना वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों वह फरगना उज्बेकिस्तान के अंतर्गत आता है। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ। बाबर के हम जो मेन बात है उनके बारे में हम चर्चा करें। जैसे बाबर के पिता कौन है। अगर हम बाबर के पिता की बात करें तो बाबर के जो पिता है उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। अगर हम माता की बात करें तो इनकी जो माता है वो है कुतुब निगार। कुतुब निगार। जब माता पिता का जिक्र आता है तो अक्सर करके क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में देखा गया है कि ये जो उमर शेख मिर्जा हैं ये तैमूर लंग के कौन से वंशज हैं। या ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बाबर पिता की तरफ से तैमूर लंग, यानी पिता पक्ष की तरफ से तैमूर लंग का कौन सा वंशज है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से है कि मातृ पक्ष की तरफ से चंगेज खां का कौन सा वंशज है,
तो हम अगर बात करेंगे बाबर की पितृपक्ष से यानी पिता पक्ष से, तो ये जो एक व्यक्ति हुआ है इतिहास में जिसका नाम है तैमूर लंग। ये जो तैमूर लंग है ये तुर्की का रहने वाला है। ये जो तैमूर लंग है ये तुर्की का रहने वाला है। अगर इसकी तरफ से देखा जाए तो बाबर 5वां वंशज है। कौन सा है? 5वां। तैमूर लंग की यानी पितृपक्ष की तरफ से तैमूर लंग की 5वीं पीढ़ी में बाबर का जन्म होता है। और यदि हम माता की बात करें, माता की तरफ से अगर एक इतिहास में व्यक्ति हुआ जिसका नाम है चंगेज खां। ये जो चंगेज खां है इसकी तरफ से अगर देखा जाए बाबर कौन से नंबर की पीढ़ी का है? तो बाबर 14वीं पीढ़ी में आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर करके देखा गया है कि तैमूर लंग की तरफ से बाबर कौन सी पीढ़ी में है और चंगेज खां की तरफ से बाबर कौन सी पीढ़ी में है। तो तैमूर लंग की तरफ से देखा जाए तो बाबर पितृपक्ष की तरफ से है और चंगेज खां की तरफ से देखा जाए तो बाबर मातृपक्ष की तरफ से है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपको बता दूं इतिहास में तैमूर लंग या चंगेज खां ये दोनों ही योद्धा बहुत बड़े माने जाते हैं और इन दोनों ने ही भारत पर आक्रमण करने की योजना तय की थी। लेकिन चंगेज खां आक्रमण नहीं कर पाए इल्तुतमिश के समय पर, लेकिन तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो तैमूर लंग है ये जो चंगेज खां है इन दोनों का ही वंशज है बाबर। अगर हम पितृपक्ष की तरफ से देखें तो बाबर 5वां है, अगर मातृपक्ष की तरफ से देखें तो बाबर 14वां है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से आता है कि बाबर किस किस का सम्मिश्रण है, तो बाबर किस किस का सम्मिश्रण है? बाबर तैमूर लंग और चंगेज खां दोनों का ही सम्मिश्रण है। ये जो तैमूर लंग है ये रहने वाला है तुर्की का, और अगर हम चंगेज खां की बात करें तो चंगेज खां रहने वाला है मंगोलिया का। तो ये मंगोलिया है और ये तुर्की का है। तो ये दोनों के दोनों ही मुस्लिम हैं और इनसे ही इनकी ही पीढ़ी में आता है ये बाबर। मेरे प्यारे दोस्तों समय बीतता है, अगर हम फरगना की बात करें, ये जो फरगना है इसके 2 शहर हैं, 2 राजधानी हैं। अगर हम बात करें एक है शमरकंद और एक है अंदीजान। फरगना की एक राजधानी अंदीजान नगर और एक है ट्रांसअक्शियाना। एक राजधानी है ट्रांसअक्शियाना और एक है अंदीजान नगर। तो मेरे प्यारे दोस्तों फरगना की राजधानी उस समय अंदीजान नगर थी और एक थी ट्रांसअक्शियाना। आगे की जानकारी हम आपको देंगे जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं कि बाबर जैसे ही बाबर के पिता का निधन हुआ उसके बाद में बाबर के पास कितनी समस्याएं थी, कैसी कैसी परिस्थितियों से बाबर निकल के गया और उसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। यदि हम आगे बात करें तो बाबर के पिता की मृत्यु बताया गया है कि बाबर के जो पिता है मिर्जा उमर शेख कबूतरों को छत पर दाना डाल रहे थे। तो छत पर दाना डालते समय छत से गिरकर उनके पिता की मृत्यु हो गई। तो बाबर के पिता की मृत्यु, अगर बाबर के पिता की मृत्यु की बात करें उमर शेख मिर्जा की, तो 1494 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो जब पिता की मृत्यु हुई है उस समय बाबर लगभग 11-12 साल का है। 11 बताया गया है कि जिस समय पिता की मृत्यु हुई उस समय बाबर जब गद्दी पर बैठा तो 11 वर्ष 4 माह का था। यानी बाबर जब गद्दी पर बैठा वो 11 वर्ष 4 माह का था। अब आप ही बताइए कि वो इतनी सी छोटी सी उम्र में वो फरगना की गद्दी संभाल रहा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों जैसे ही पिता की मृत्यु हुई
ये बाबर, इनके जो नाना हैं उनका नाम है यूनिस खान। यूनिस खान जब तक जिंदा थे तब तक फरगना की तरफ किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा, क्योंकि बाबर के पिता को खुद अपने साले और एक अपने भाई से डर था। लेकिन यूनिस खान जब तक जिंदा थे तब तक फरगना की तरफ किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा। लेकिन जैसे ही यूनिस खान की मृत्यु हुई और पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हुई, बाहरी ताकतें जोर देने लगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो बाबर है, बाबर पर आक्रमण करने की योजना बनाता है अहमद मिर्जा, जो खुद बाबर का चाचा है। लेकिन जब आक्रमण करने की योजना बनाता है, जो समय है ये 1496 ईस्वी की बात है। 1496 में किसी कारणवश अहमद मिर्जा की मृत्यु होती है। अहमद मिर्जा की मृत्यु होने के बाद में अहमद मिर्जा जहाँ का राजा है वो जगह है समरकंद। अहमद मिर्जा कहाँ का राजा है? समरकंद का। ये जो समरकंद है यहाँ का राजा है अहमद मिर्जा। अहमद मिर्जा, ये जो अहमद मिर्जा है ये बाबर का चाचा है। ये खुद बाबर पर आक्रमण करने का निर्णय लेता है, लेकिन इसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो समरकंद में गृह युद्ध छिड़ जाता है। लेकिन गृह युद्ध छिड़ जाता है तो इस समरकंद को बाबर 1497 ईस्वी में जीत लेता है। बाबर ने समरकंद को अपने अधिकार में कब किया? तो बाबर ने समरकंद को कब जीता? 1497 ईस्वी में। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, समरकंद जीतने के बाद में ये समरकंद पर विजय हासिल करता है और समरकंद के बाद में फरगना पर कम ध्यान देता है। लेकिन फरगना इसके हाथ से निकल जाता है। लेकिन जैसे ये फरगना की तरफ जाता है, समरकंद बाबर के हाथ से निकल जाता है। तो बाबर के न तो हाथ में समरकंद रहा और ना ही हाथ में फरगना रहा। तो बाबर कुछ समय हिंदकुश पर्वत है उनकी खोजंदा की पहाड़ियों में बाबर ने निर्वासित जीवन जिया। उसी समय निर्वासित जीवन जीते समय 1503 ईस्वी में 111 वर्ष की बुढ़िया 111 वर्ष की बुढ़िया ने 1503 में बाबर से बात करते हुए कहा कि आप कहाँ से आए और कौन हो। बाबर ने अपनी सारी बात बताई तो उस बुढ़िया ने बाबर को बताया कि आप यहाँ न रह करके आप भारत की तरफ जाइए, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने भारत पर शासन किया है। इसने तैमूर लंग का नाम लेते हुए, क्योंकि तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया उसने दिल्ली को जीता और दिल्ली को जीतने के बाद में उसने अपने बहादुर सेनापति खिज्र खां को दिल्ली का शासक बनाया। और यही वो खिज्र खां है जिसने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की। तो जब बाबर को पता लगा कि क्यों ना हमको भारत की तरफ जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद में बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर आक्रमण किया और काबुल को जीता। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आता है कि बाबर ने काबुल पर कब अधिकार किया? तो बाबर ने काबुल पर अधिकार किया 1504 में, और 1504 में काबुल पर अधिकार करने के बाद में बाबर ने 1507 में मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर के बारे में ये भी क्वेश्चन आता है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में धारण की। और मेरे प्यारे दोस्तों, बादशाह हो या फिर पादशाह, दोनों का मतलब एक ही है। और दोनों का मतलब क्या है? स्थायी स्वामी। क्योंकि अगर इसको देखा जाए, दो भागों में तोड़ा जाए, बाद प्लस शाह। शाह का मतलब होता है स्वामी और बाद का मतलब होता है स्थायी। तो जो स्थायी स्वामी होता है वही कौन होता है? बादशाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बादशाह की उपाधि बाबर ने कब धारण की? 1507 में। और 1504 में बाबर ने काबुल को जीता। समय बीतता है, बाबर का युद्ध हुआ 1510 ईस्वी में। बाबर का जिसके साथ युद्ध हुआ, एक तरफ तो बाबर और दूसरी तरफ था आपका उज्बेक नेता शेरवानी खान।
शैबानी खान। ये मेरे प्यारे दोस्तों शैबानी खान वही है, बाबर ने इससे ही तुगलमा नीति सीखी। तुगलमा नीति बाबर ने भारत में पानीपत के पहले युद्ध में प्रयोग में लेके आया बाबर। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि बाबर ने तुगलमा नीति कहाँ से सीखी, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो उज्बेक नेता शैबानी खान है इससे तुगलमा नीति सीखी, क्योंकि तुगलमा नीति का प्रयोग शैबानी खान ने बाबर के प्रति किया था। लेकिन बाबर ने बड़ी कूटनीति के साथ ये युद्ध जीता और शैबानी खान की हत्या कर दी। शैबानी खान की हत्या करने के बाद में बाबर ने इससे तोपें ली और इसे तुगलमा पद्धति और इसे उस्मानिया पद्धति लेकर के बाबर ने भारत की तरफ कूच कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1510 में जैसे ही शैबानी खान की हत्या की, बाबर ने काबुल, फरगना सब पर अधिकार कर लिया और सब पर अधिकार करने के बाद में बाबर ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। बाबर ने प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजौर पर किया और बाजौर पर आक्रमण करने के बाद में बाबर लूटपाट करके वापस काबुल चला गया। अक्सर करके भारत के राजाओं को ये लगा कि ये तो एक लुटेरा है, लूट करके वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर ने दोबारा पलटवार किया और 1519 में ही बाबर ने पेशावर पर आक्रमण किया। पेशावर में एक जनजाति रहती यूसुफ जईयों के प्रति इसने आक्रमण किया। क्योंकि बाजौर पर आक्रमण किया तो इसको घेरने की कोशिश की थी यूसुफ जईयों ने। तो मेरे प्यारे दोस्तों बाबर ने 1519 में बाजौर पर आक्रमण किया। जस्ट 1519 में ही बाबर ने पेशावर की यूसुफ जई जाति के प्रति आक्रमण किया। यह दूसरा आक्रमण था बाबर का। बाबर ने तीसरा आक्रमण 1520 में बाजौर और भेरा इन दोनों स्थानों पर आक्रमण किया। बाबर ने दोबारा आक्रमण यानी तिबारा आक्रमण, तीसरा आक्रमण बाबर का 1520 ईस्वी में बाजौर और भेरा पर आक्रमण है। मेरे प्यारे दोस्तों बाबर का जो एक चौथा जो आक्रमण है ये इम्पोर्टेंट आक्रमण है, क्योंकि इसके बाद में ही पानीपत की लड़ाई होनी है जो पांचवा आक्रमण होगा। बाबर ने 1524 ईस्वी में लाहौर, पंजाब, जालंधर इन सब पर आक्रमण किया। और जब बाबर ने लाहौर और जालंधर पर आक्रमण किया तो उस समय पूछा जाता है कि पंजाब का राजा कौन था। तो मेरे प्यारे दोस्तों पंजाब का जो राजा है वो है दौलत खां लोधी। और एक जगह दीपालपुर। ये जो दीपालपुर है यहाँ का गवर्नर है आलम खां लोधी। तो ये जो दौलत खां लोधी है इसी का लड़का है दिलावर खां लोधी। ये जो दिलावर खां लोधी है दौलत खां लोधी का लड़का है। दौलत खां लोधी ने अपने पुत्र दिलावर खां लोधी को बाबर के पास भेजा भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो बाबर भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाएगा और बाबर ये बताया गया है कि 1524 में जब बाबर ने चौथा आक्रमण किया था तो इब्राहिम लोदी की सेना ने उसको जालंधर और लाहौर में घेरने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। बाबर ने लाहौर पर अधिकार करने के बाद में अपने पुत्र हुमायूं को लाहौर में छोड़कर बाबर पुनः वापस चला गया। जब बाबर पुनः वापस चला गया, बाबर का जो पांचवा आक्रमण होगा वो होगा 1526 ईस्वी में। ये जो बाबर का पानीपत का पहला युद्ध जो लड़ा जाएगा वो पहला युद्ध ही है बाबर का पांचवा आक्रमण। अक्सर करके ज्यादातर हमने ये देखा है कि बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराया और ज्यादातर को यही पता है कि ये पहला ही आक्रमण है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं बाबर का भारत पर पहला आक्रमण 1519 में बाजौर पर है।
दूसरा आक्रमण पेशावर की यूसुफ जई जाति के प्रति है। और तीसरा आक्रमण मेरे प्यारे दोस्तों इसने बाजर और भेरा पर किया। और चौथा आक्रमण इसने लाहौर जालंधर पर किया। और उस समय पंजाब का राजा था दौलत खान लोधी, उस समय दीपालपुर के गवर्नर थे आलम खान लोधी। तो ये जो लोधी अफगान शासक हैं, इन्होंने ही आमंत्रित किया कि आप दिल्ली पर आक्रमण करिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1524 का जो चौथा आक्रमण है और बाबर का अंतिम जो आक्रमण है वो मेरे प्यारे दोस्तों 1526 का आक्रमण है। 1526 का आक्रमण बाबर 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में पहुंच गया। पानीपत के मैदान में पहुंच गया। अब अक्सर करके ये कहा जाता है कि पानीपत में ही युद्ध क्यों हुए सबसे ज्यादा। तो मेरे प्यारे दोस्तों बता दूं, जब भी भारत पर किसी ने आक्रमण किया है तो पंजाब के बाद में दिल्ली ही दिखाई देती थी। और दिल्ली और पंजाब के बीच में एक खुला मैदान था, वही जगह थी पानीपत। तो जब खुला मैदान था, जब भारत में जब कोई पंजाब को पार करने के बाद में वो दिल्ली की तरफ बढ़ता था तो दिल्ली की सेना उसको जहां रोकती वही जगह पानीपत थी। आज पानीपत हरियाणा का एक जिला है। पानीपत में के मैदान में बाबर 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को पहुंच गया और इब्राहिम लोदी की सेना को उसने ललकारा। इब्राहिम लोदी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में पहुंचा। और जैसे ही इब्राहिम लोदी पानीपत के मैदान में पहुंच जाएगा तो पानीपत के युद्ध की जो डेट होगी, क्योंकि बाबर तो पहले से ही है, और जैसे ही इब्राहिम लोदी 21 अप्रैल 1526 को पहुंचेगा पानीपत का युद्ध होगा। तो पानीपत का जो युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। इब्राहिम लोदी इसमें हार गया, बाबर जीत गया। पानीपत की पूरी रणनीति, तुगलमा पद्धति, उस्मानिया पद्धति, हम सारी पद्धतियों के बारे में बाबर ने किस तरीके से पानीपत की पहली लड़ाई को जीता और बाबर ने अपने 2 निशानेबाजों को लिया। हमारे प्यारे दोस्तों पानीपत की लड़ाई के बारे में कल पूरी तरह से चर्चा होगी और बाबर ने जितनी भी लड़ाइयां भारत में जीती हैं उन सब के बारे में चर्चा होगी। मेरे प्यारे दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।